हम्म। जनाब कितने लोग आ गए हैं भाई? 6 लोग हैं सर, 6 लोग। 1 मिनट रुक जाते हैं भाई, और लोग आ जाएं तो। ठीक है सर। अमजद साहब, आपका कोई मसला चल रहा है क्या ग्रेजुएट स्कूल के साथ? अमजद राजपूत साहब, अमजद साहब मौजूद है? मुझे उनका नाम नजर आया था। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी, किसकी कॉल आ गई है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सर सर मैं हेलो। क्लास के अंदर हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। 9:30 के बाद सारे लोग। ओके जी, सॉरी अमजद साहब, अभी कोई बोल रहा था, मैं सॉरी, मुझे कोई कॉल आ गई थी किसी की। जी सर, मैं समझा आप मुझसे मुखातिब हैं, नहीं, तो मैं मैंने इस वजह अमजद से आपको पूछना अमजद चाहता हूँ। राजपूत साहब का नाम नजर आया था। मैं उनसे जानना चाह रहा था कि जी डॉक्टर सर। उसामा कुछ जिक्र कर रहे थे कि इनका कोई इशू है। आई जस्ट वांटेड टू नो क्या इशू है इनका, मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या बात कर रहे थे। एनीवे, नहीं सर, मेरी तो कोई डॉक्टर उसामा से ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है। कोई आपका कोई एलएमएस का, ईएमएस का कुछ कोई था, कुछ तरह का मसला कोई? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मैंने एग्जाम दिया है और मेरे जितने भी अकाउंट है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑल आर ऑपरेशनल। ओके। तो मुझे तो कोई इशू नहीं सर। ओके। थैंक यू सर। अच्छा भाई, ऐसा वो भी नहीं आया हमारा, एहसन भी नहीं आया अभी तक। एहसन आ गया, नहीं आया? जी सर, मैं हूँ। अच्छा। अच्छा, देखें, अभी हम बात कर रहे थे ना कि आपको अगर जिम्मेदारी मिले ना, तो पहली चीज तो आपने ये देखनी कि आपको खून से डरना लगता हो। फर्स्ट ट्रेडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि उसके हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए, जो हम कहते हैं ना आम जबान में, बाजारी गुफ्तगू में। उसको काम होना चाहिए कि अगर कोई हो गया तो पैनिक अगर आप कर गए तो आप जो काम आपका है वो नहीं कर सकते। तो किसी भी सूरत में, अच्छे हालातों बुरे हालातों, आपने पैनिक नहीं होना है, काम रहना है, कॉन्फिडेंट होना है। यानी अगर आप बार-बार ट्रेनिंग करेंगे ना, तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आपको पट्टी आपने कभी ज़िंदगी में किसी आदमी की की नहीं है, खून अगर बह रहा हो, आपको नहीं आता, तो फिर आप, ज़ाहिर है कि आप उस वक़्त जब कर रहे होंगे, आप घबराहट के अंदर, तो और भी गलत तरीके से आप कर रहे होंगे। तो आपको अपने काम के बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपनी ज़ात के बारे में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और आपको अपने असाब पे काबू होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आप चेक करें कि एक बंदा है, तो आपको एक विजुअल ऑब्जर्वेशन करनी होती है। पहले अपनी आँखों से देखें कि क्या हो रहा है। अगर कहीं खून बह रहा होगा, आपको नज़र आ जाएगा। बंदा अगर बेहोश होगा, आपको नज़र आ जाएगा। अगर उसकी कोई टाँग एब्नॉर्मल तरीके से मुड़ी हुई है, आपको नज़र आ जाएगा। अगर खुदा ना ख़ास्ता उसकी कोई कमर की चोट है, आपको एहसास हो जाएगा इसकी कमर की चोट है। तो ऐसे मरीज़ के साथ कोई हिलाना-विलाना नहीं होता। और अगर आप जो चीज़ आप समझते हैं कि अगर आपके बस से बाहर है, तो आप वैसे भी अगर आप किसी को आप ज़ख्मी देखें तो कॉल ज़रूर कर लें दूसरों को हेल्प के लिए ना। आप लोगों को बुला लें कि एक से ज़्यादा आदमी का होना बेहतर होता है। अ, तो वो आपको मतलब उसको आपको सपोर्ट करने के लिए आप किसी को कॉल करें। और सबसे बड़ी बात, आपको कमांड देनी होती है सूरत-ए-हाल के अंदर कि आप आगे करना क्या है, आपको लीडर बनना होता है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा आपसे बात की थी, मैं 3-4 क्लासें ले रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता किससे मैंने क्या बात की थी, कि एक चीज़ होती है लीडरशिप में पढ़ाई जाती है, सिचुएशनल लीडरशिप। कि आम हालात में एक आदमी बड़ा नॉर्मल सा बंदा होता है। पता नहीं मैंने आपसे बात की थी, किसी और क्लास से बात की थी। तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, उसके अंदर जो बड़े-बड़े फैसला करने वाले होते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, और वो शख्स जो है, उस वक़्त उस सूरत-ए-हाल के अंदर वो लीड ले लेता है और कमांड कर लेता है। मैंने उसकी मिसाल दी थी, आपको दी थी, किसी और को दी थी, कि अक्सर ये होता है कि मौत एक हकीकत है ना। तो उस सूरत-ए-हाल के अंदर जो होता है कि जो किसी के घर हो जाती, घर वालों को होश नहीं होता, कोई मोहल्ले वाला, कोई खानदान वाला, कोई आता है और वो वहाँ पे कमांड ले लेता है, हर चीज़ को सँभाल लेता है कि कब्र के मसाइल से लेके और पंखा लगवाने तक के मसाइल, शामियाना, कुर्सियाँ, सारी चीज़ कमांड कर ले। तो वो उस वक़्त सूरत-ए-हाल एक होती है। यही सिचुएशन एक्सीडेंट की सूरत में भी होता है कि वहाँ पे आपको सिचुएशनल लीडर बनना पड़ता है उस सूरत-ए-हाल के अंदर, कि लोगों की जो आदत होती है ना, खुदा ना खास्ता किसी को एपिलेप्सी का अटैक हो जाए, तो पाकिस्तानी तो फ़ौरन जूता समाना शुरू कर देते हैं ना। मैं आपको अपना एक पर्सनल तजुर्बा बताऊँ जो मेरे साथ हुआ है लंदन की अंडरग्राउंड रेलवे के अंदर। ये मेरे साथ हुआ है, और मैं उस दिन हैरान हुआ और मैंने कहा कि ये जन्नती कौम है, ये कौम जो है ना, ये जन्नत में जाएगी। एक साहब थे पाकिस्तानी, मैं स्टूडेंट था, कहीं गया हुआ था,
उस ज़माने में किसी ने मुझे कहा कि जी कहीं दावत थी, वो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप इन ये साहब जो हैं वो एक्साइल के अंदर थे पाकिस्तान, कि आप जवान आदमी हो, इनको ज़रा कुछ तबीयत इनकी गड़बड़ रहती है, किसी के साथ होना चाहिए, आप इनको फलाने स्टेशन के ऊपर ट्यूब से उतार के और इनको आप फ्लैट तक छोड़ के फिर आप अंडरग्राउंड में बैठ जाइएगा। अच्छा, स्टूडेंट को ये फ़ायदा होता था कि हमारे पास मंथली पास था, तो हमारे पैसों का कोई मसला नहीं था। मैं उन साहब को लेके निकला। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसको ट्यूब के अंदर उसको अंडरग्राउंड के अंदर उसको एपिलेप्सी का दौरा पड़ा, बेहोश हो गया। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? तो सामने एक खातून बैठी हुई थी, उसने आके मुझे कहा, "कैन यू हैंडल?" मैंने कहा, "नो।" उसने कहा, "पीछे हट जाओ।" उसने मुझे पीछे किया, एक औरत और आ गई, एक मर्द आ गया, उन्होंने जनाब उनका कॉलर खोला और आप यकीन करें उसके मुँह से कफ निकल रहा था। वो औरत अपने हाथों से उसको साफ कर रही थी, उसको उस पोज़ीशन में लेके आए जो हम आगे डिस्कस करेंगे आपको। और जूते उसके उतारे, उसके बाद जब अगला स्टेशन आया तो उन्होंने इमरजेंसी का बटन दबा के मेरे साथ 4 आदमी उतर गए अपना काम छोड़ के, और उस बंदे को उन्होंने उठा के जो है एक बेंच पे लिटाया और सुबह तक इंतज़ार करते रहे, एम्बुलेंस जब तक नहीं आ गई। उसके बाद भी उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम ज़रूरत महसूस करते हो तो हम तुम्हारे साथ चलें। मैंने कहा नहीं, वो एम्बुलेंस वालों ने सँभाल लिया, मैं उनको ले गया और जिन साहब का था उनको फ़ोन करके मैंने कहा भई यहाँ तो ये सूरत-ए-हाल हो गई, वो लोग आ गए। तो ये होता है सँभालना क्या। उस वक़्त मेरी तो कैफ़ियत ये थी कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहला जो ज़हन में ख़्याल आया था इसको दौरा पड़ गया है एपिलेप्सी का, तो मेरे ज़हन में तो ये था जूता उतार के इसको सुनाओ। क्योंकि हमने बचपन से ये देखते आए थे, ये सुनते आए थे कि किसी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ जाए। वहाँ जाके पता चला, यहाँ पे देख के पता चला कि किस तरीके से वो इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो ये जो फर्स्ट एडर की 5 क्वालिटी है ना, जिसको भी आप ट्रेन करें, अपने ऑफ़िस के अंदर, अपने घर के अंदर, ये चीज़ें ज़रूर देख लें। अब पहली बात ये बता दूँ, घर के अंदर अपनी वालिदा को, अपनी बीवी को कभी ट्रेन ना कीजिएगा। इसलिए कि औरत की बुनियादी फितरत में बच्चे को जब कुछ होता है ना, वो पैनिक कर जाती है। तो अपने भाई को, घर में कोई और अगर कोई मर्द है, अपने वालिद साहब को, उनको बुनियादी बातें ज़रूर बता दें क्या करना है, ये क्या करना चाहिए सूरत-ए-हाल के अंदर। तो ये 5 क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी फर्स्ट एडर के अंदर जो कि होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके अंदर मौजूद हो। लेकिन आप कुछ चीज़ों को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप करते रहते हैं तो आपको आ जाती हैं, चीज़ें आपको आ जाती हैं। अब जैसे कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस कोई काम करने से आता है। अगर आपने कोई काम कभी किया ही नहीं तो ज़ाहिर है आपके अंदर उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। चेक करना, विज़ुअल ऑब्जर्वेशन से तो फ़ौरन पता चल जाता है क्या हुआ है। अगर किसी के खून निकल रहा है, तो आपको आँखों से नज़र आ जाएगा। उसको आप किस तरीके से आप हैंडल करेंगे, और कॉल फॉर हेल्प। और सबसे बड़ी बात, आखिरी चीज़, कॉमन सेंस, व्हिच इज़ नॉट वेरी कॉमन ना। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें। फर्स्ट एड के सबसे बड़ा जो एम है ना फर्स्ट एड का, वो ये है कि भाई जो कुछ हो गया है, अब मज़ीद डैमेज मत करो, तुम ना डैमेज करो उस चीज़ को, ठीक है? जो हो गया है वो तो हो गया है। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे उसकी सूरत-ए-हाल खराब हो जाए। कोई आप उसको उस बंदे को आप मरीज़ को फर्दर कोई डैमेज ना कर दें। जैसे भी मैंने बात की कि अगर किसी की कोई कमर की इंजरी है ना, और आपने उसको इम्प्रॉपर हैंडल कर दिया, आप उस शख्स को शायद अगर बचने वाला भी होगा ना, तो शायद आप उसको उम्र भर के लिए पैरालाइज़ करते हैं। अगर आपको नहीं आता उसको प्रॉपर्ली कैसे हैंडल किया जाता है। या किसी की अगर गर्दन के अंदर कोई मसला हो गया है, आपको नहीं पता कि उसको कैसे हैंडल करना है। उसके लिए पहले किस तरीके से कास्ट लगाई जाएगी, किस तरीके से उसको उठाया जाएगा, ये एक प्रोफ़ेशन कर सकता है। तो आप ये काम तो कर सकते हैं ना कि उसको उसी पोज़ीशन में रखें, जब तक कि फर्दर हेल्प नहीं आ जाए, आपसे ज़्यादा ट्रेन्ड लोग ना आ जाएँ। आप अपने तौर पे कोई इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं कि इसको उठा लो, यहाँ से वहाँ करो। पता चला कि आपने जब एक जगह से दूसरी जगह मूव किया, तो उसकी इंजरी जो कि शायद हील हो जाती, उसको आपने पैरालिसिस की तरफ आप ले गए, उसको आपने बेकार कर दिया उस बंदे को, ठीक है ना? दूसरा एम है ज़िंदगी बचाना। पहली बात, फर्दर डैमेज ना करना, दूसरा काम है कि ज़िंदगी बचाना। ज़िंदगी कैसे बचाएँगे, वो आगे हम करते रहेंगे। फर्दर डैमेज नहीं करना है आपने, रिकवरी की तरफ लेके जाना है जो भी है बंदा उसको, ठीक है? अच्छा, अब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है,
तो उसको एक्सीडेंट के अंदर पहली चीज जो होती है असेसमेंट होता है कि सिचुएशन क्या है। ये आपने कराची की सड़कों पे अक्सर तमाशा देखा होगा, बाइक वाला स्लिप हो गया या किसी गाड़ी से उसने कट मारने की कोशिश की, जरा सा टका, दो पहियों की जो सवारी ना जिसको बुजुर्ग शैतानी सवारी कहते हैं, तो कहीं भी जाके गिरता है। अब जो गिर जाता है ना उस वक्त क्या होता है कि जितने भी बाइक वाले होते हैं वो रुकना शुरू करते हैं। किसी को कख नहीं पता होता है कि वो क्या है, कुछ नहीं पता होता है। अब हर आदमी जो होता है ना, कोई उसको झंझोड़ रहा होता है, कोई हिला रहा होता है, उसके आगे आँख हाथ हिला रहा होता है कि उँगलियाँ कितनी हैं, चोट कैसी लगी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सब अपना कर रहे होते हैं। हालाँकि पता किसी को नहीं होता, होना तो ये चाहिए कि उसको उठा के पहला काम तो ये करें कि आप फुटपाथ के ऊपर उसको लिटा दें, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। फर्म जगह पे आप उसको लिटा दें पहले, और उसके बाद फिर आप देखें कि उसको हुआ क्या, सिचुएशन को असेस करें। फिर जो एम्बुलेंस को बुलाना है, जो कुछ भी आपने करना है, खून को अगर रोकना है तो क्या करना है। सिचुएशन जब तक आप असेस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा कि प्लान बना लें उसका कि भई करना क्या है, कि भाई अगर किसी के वो हो रहा है, तो लोग उसके ऊपर किसी का आप महसूस कर रहे हैं कि इसको ब्रीथिंग की कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आदमी उसके ऊपर चढ़ के और 6 आदमी खड़े हुए हैं उसके सर के ऊपर, तो आप उनको कहेंगे ज़रा पीछे हट के इसको ज़रा हवा आने दो। ये आप उनको जो है ना सेफ प्लान उसके बनाने के लिए, और पहला काम तो ये होगा, कॉल फॉर हेल्प के लिए आप किसी को कहेंगे भाई एम्बुलेंस के लिए कॉल कर लो, ठीक है? जो आपने प्लान बनाया उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दीजिए। ये तो ख़ैर ऐसी तस्वीरें हैं कि, लेकिन एक प्लान क्या है, इसको अगर मैंने देना है, मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी टाँग के अंदर फ्रैक्चर है, तो आप उसको इस तरीके से उठा के रखेंगे, ज़ख्मी टाँग जो है उसके ऊपर कुछ ना हो, उसको सीधा लिटा देंगे। अगर आपको आस-पास कहीं कोई ऐसी लकड़ी मिल जाती है जिससे आप उसकी टाँग को सपोर्ट दे सकते हैं, तो वो दे के अपने रुमाल से या अपनी टाई से उसको बाँध दें, ताकि वो जो उसकी अ, टूटी हुई हड्डी है उसको कुछ सपोर्ट आप दे सकें, वो ना करें। तो ये प्लान इम्प्लीमेंटेशन करने की जो बात है वो ये है। और आखिरी चीज़ कि इवैल्यूएट करो, हेल्प के लिए आप बुलाएँ लोगों को। ये तो सूरत में जब आप अकेले हों, अगर सड़क के ऊपर कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ पे तो खुद ब खुद एक मजमा लग जाएगा और लोग आपके लिए मदद करने तो खैर कम आएँगे, तमाशबीन ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, मदद करने वाले कम होते हैं जिनको पता होता है। ठीक है? अच्छा, फर्स्ट एड के अब स्कोप क्या है? पहली बात तो ये कि आप डायग्नोज़ करें कि हुआ क्या है। वो आपको पहले उसमें डायग्नोसिस में पहली चीज़ क्या होती है? विजुअल ऑब्जर्वेशन। आपकी आँखें आपको क्या बता रही हैं? ब्लीडिंग हो रही है? ब्लीडिंग का लेवल क्या है? अगर ब्लीडिंग एक्सेस है तो उसको रोकने के लिए आपके पास क्या टूल्स हैं? जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि फर्स्ट एड अगर आपके पास नहीं तो आपके पास पहला टूल जो होता है ना आपकी टाई या आपकी बेल्ट होती है। अगर आपने टाई लगाई हुई तो वो, या बाज़ सूरतों के अंदर आपके पास अगर रुमाल, अब तो खैर फैशन खत्म हो गया रुमाल रखने का। 2-4 मुझ जैसे लोग हैं जेब में रुमाल रखते हैं, वरना तो अब तो हर आदमी टिश्यू पेपर पे चला गया है। ठीक है ना? डायग्नोज़ करें कि है क्या? तकलीफ क्या है? मैं डॉक्टर वाले डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट एड के डायग्नोसिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? उसके बाद अगर किसी का हाथ टूटा हुआ है तो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं ना कि टाई से, रुमाल से किसी तरीके से एक स्लिंग बना के उसका हाथ उसमें कर दें, ताकि आपको हड्डी टूटी हुई नज़र आ रही है, बजाए इसके कि आप उसके साथ कुछ छेड़-छाड़ करें, स्लिंग बना के डाल दें तब जब तक कि एम्बुलेंस ना आए, या वो बंदे को आप अपनी गाड़ी में बिठा के अगर अस्पताल पहुँचा रहे हैं, तो जो ट्रीटमेंट आप फर्स्ट एड के तौर पे दे सकते हैं, उसको फ़ौरन आप उसको दे दीजिए। तीसरी बात, एम्बुलेंस का इंतज़ार करें, वो एक प्रॉपर ट्रेन्ड स्टाफ है, लेकिन अभी मैं आपको एम्बुलेंस पे अपनी रिज़र्वेशन बता चुका हूँ। ये जिन एम्बुलेंसेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो दूसरा स्टाफ होता है दूसरी एम्बुलेंसेज़ में, ठीक है? ये डिस्पोज़ल में आ जाता है कि आपने उसको अपने से ज़्यादा क्वालिफ़ाइड आदमी के हवाले किया और वो उसको आप लेके निकल गए, वो वहाँ से चला गया। अच्छा, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए आपका? कि आपने पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपके पास हुई है, तो उसको देख के आप पहले तो जो कॉल फॉर हेल्प होगी ना, उसमें ये चूँकि पुरानी है तो इसमें मोबाइल नहीं दिखाया गया है, वरना नॉर्मल तरीका यही होता है कि हर जगह, हर मुल्क के अंदर एम्बुलेंसेस के अलग-अलग नंबर हैं। कहीं 911 सर्विस कहलाती है, कहीं 919 कहलाती है, हर मुल्क में एक अलग नंबर है। हमारे यहाँ पंजाब के अंदर तो कम से कम जो मुझे याद पड़ रहा है 1122 की सर्विस कहलाती है। कराची में ईदी वालों का क्या नंबर है मेरे मोबाइल में, मुझे ज़बानी याद नहीं है उनका नंबर। तो ये अगर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है ना, तो पहले आप जो है ना हेल्प के लिए कॉल करें। ये खातून देखें, इन्होंने एक फ़ोन उठाया हुआ है, बच्चा साइकिल से गिरा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, हेलमेट पहना हुआ है उसने,
किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस सूरत के अंदर उन्होंने पहला काम ये किया कि एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फ़ोन कर दिया। ठीक है? पहला स्टेप ये होता है कि आप एम्बुलेंस को क्योंकि दुनिया में एम्बुलेंस के अंदर ट्रेन्ड स्टाफ होता है और वो ट्रेन्ड स्टाफ इस हद तक क्वालिफाइड होता है कि आपकी जान बचाने में उसका रोल ज़्यादा होता है और इमरजेंसी डॉक्टर तक आपको ज़िंदा पहुँचाने के लिए जो रोल प्ले करता है अ, वो कोई और नहीं कर सकता आपकी जान बचाने के लिए। जनाब ये आ गया एहसन साहब, आप जो ट्रिपल फी का फ़ॉर्मूला बता रहे थे ना, ये हम लोगों ने जब पढ़ा था, ये जी सर, DRABC कहलाता है, डॉक्टर ABC, ठीक है? ये याद रख लेते सर अभी। हाँ, डॉक्टर ABC, ये बस ये याद रखिएगा आप। अब आप देखिए क्या है, D क्या है? डेंजर, राइट? R क्या है? रिस्पॉन्स, यानी आपने कोई खतरा देखा, उसके ऊपर आपने डेंजर का रिस्पॉन्स करना है। A क्या है? एयरवे, इंसान का ये आगे तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊँगा कि इंसान के अंदर अगर अनकॉन्शियस हो, तो अक्सर ये होता है कि ज़बान पलट के चली जाती है और आपके जो साँस की नाली है उसको बंद कर देती है और आप दम घुटने से मर जाते हैं, ठीक है? कुछ लोग इसको खुदकशी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इस तरीके को, ये भी मैं आपको बता दूँ। बी क्या है? ब्रीथिंग और सी क्या है? कंप्रेशन, जो हम आगे भी देखेंगे जिसको हम CPR कहते हैं, वो क्या होती है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रख लें, फर्स्ट एड के प्रिंसिपल जो हैं, DR डॉक्टर ABC, डेंजर, डेंजर का रिस्पॉन्स क्या है? पहला काम आपने एयरवे क्लियर करना है, दूसरा काम है कि उसकी साँस को नॉर्मल रखना है, तीसरा कंप्रेशन करना है। कंप्रेशन किस वक़्त किया जाएगा? क्यों भाई एहसन? कंप्रेशन किस वक़्त करेंगे? जब सर सांस उसकी नहीं आ रही हो, साँस बेहोश नहीं आ हो रही तो। होगी, दिल धड़कना बंद हो। जी? देखें, ये मुझे ये तो मैं इसलिए ऑनलाइन के खिलाफ हूँ, ये अगर मैं क्लासरूम में आपके साथ कर रहा था, तो मैं आप में से किसी एक को ज़मीन पे लिटा देता, जाली मरीज़ बना के ना, और फिर किसी दूसरे से कहता कि भई देखो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से इसको करना चाहिए। अब ये जो मैं आपको सर अभी बता भी रहा आप हूँ फुरकान भाई को, जी? मैं कह रहा हूँ सर, आप अभी फुरकान भाई को वीडियो क्लास में लिटा के प्रैक्टिकल में दिखा सकते हैं। लेकिन मैं परफ़ॉर्म नहीं कर सकता ना। भाई मैं लेट तो जाऊंगा, मुझे उठाएगा कौन? हाँ, ये नहीं वो बात ये है कि देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि अभी आप देखेंगे CPR के अंदर कि उसमें पोजीशन होती है, हाथों की पोजीशन कैसे रखनी है, जो जिसको आप दे रहे हैं, फर्स्ट एड दे रहे हैं, उसको किस तरीके से लिटाना है, हार्ड सरफेस पे लिटाना है, सर की उसकी पोजीशन आपने कैसे रखनी है, दोनों हाथों को अपने किस तरीके से रखना है, लेफ्ट हैंड कहाँ रखना है, राइट हैंड कहाँ रखना है, उँगलियों को किस तरह ग्रिप करना है, कितनी दफ़ा दबाना है, गिनती करके आपने 30 दफ़ा दबाना है, उसके बाद देखना है क्या ये सारी चीज़ें जो है सिकंदर साहब, आज मैं समझता आप शायद क्लास में नहीं हैं, मैं ये समझ रहा था इतनी देर से। सर मैं जी, सिकंदर नहीं साहब। नहीं सर, मैं क्लास में था, क्योंकि आप माशाल्लाह ऐसे कंटिन्यूअस जो है ना समझा रहे हैं मजे से, तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जस्ट एक चीज शेयर करना चाह रहा था। जी, जी। ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज होती है सर, जो नॉर्मली अगर कोई जैसे गिर जाता है, उसकी सांस बंद हो जाती है, या उसके साथ कोई इमरजेंसी वाकई होता है, या नॉर्मली ओवरहेड करंट के साथ, तार के साथ उनका वास्ता होता है, करंट लग जाता है, तो मोस्टली ज्यादातर हमें ये सुनने में आया है कि लोग फौरन इस पे रिस्पॉन्स देते हैं, उसके जो है ना उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा डेंजर सिचुएशन है, ये मैं जिससे जो आगे है ना अगर दिखाऊँगा वो आपको इसकी करंट के साथ तस्वीर। कनेक्टेड है। जी, बिजली के अंदर ये होता है कि आप भी यस हँसते सर, रह यस जाते हैं सर, उसके यस साथ। सर, अगर आप इलेक्ट्रिक केस में अगर आपने यस सर, बिल्कुल। कोई लकड़ी, कोई चीज़ यानी इंसुलेटर कोई लिए बगैर उसको टच किया, तो आप भी उसके साथ हँसते हुए रह जाएँगे। ये बड़ा होता है, जी हाँ। सर बिल्कुल, आपको याद होगा जैसे बारिशों के सीजन में हमें कराची में ये बहुत सारे वाकयात हुए थे जी कि हाँ, बारिशों में जो है ना कमरों में करंट आ गया था, और 2-2 3-3 लोग 35-40 एक साथ आदमी जो है जो है ना। पिछली बारिशों में इसी तरह गए हैं। यस सर, यस सर, ये जी हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें, मैंने ट्रेनिंग की है इसमें फर्स्ट एड में, तो बताया गया है कि भाई अगर कोई शख्स आपको फील्ड में अनकॉन्शियस नजर आए, गिरा हुआ, तो सबसे पहले उसके उसके सराउंडिंग्स का एरिया आप क्लियर करो, कहीं ऐसा ना हो करंट के साथ कनेक्टेड है, कोई दूसरा मसला नहीं, या
या जो ना कोई जहरीली चीज, कोई केमिकल उस पे साथ इंटरेक्ट तो नहीं है, इस तरह के मामला तो नहीं है। वो सारी चीजें आप देखोगे, देन आप उसको जो है ना रेस्क्यू के लिए कॉल करोगे या फिर आप उसको जो फौरन मेडिकल सेंटर रिपोर्ट करेंगे। देखिए, वही तो बात है ना कि जो जो इसमें मैं आपसे बात कर रहा था कि पहली काम होता है सिचुएशन को असेस करना ना। ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये पहला यस सर। स्टेप है ना कि आप सिचुएशन को असेस करें। अगर आपको कोई बिजली का तार आस-पास नज़र आ रहा है, तो आप बगैर कोई इंसुलेटर लिए उसके नज़दीक नहीं जाएँगे। आपने इंसुलेटर तो पकड़ना ही आपको, ये कोई लकड़ी, कोई ऐसी चीज़, उसके बाद आप उसको जो है करेंगे, तब जाके उसकी जान आप बचा सकते हैं, वरना अपनी जान भी आप खतरे में डाल देंगे। तो ये तो काम कभी करना ही नहीं चाहिए कि सिचुएशन असेस किए बगैर ना अप्रोच नहीं करना चाहिए। क्या पता उसको साँप ने काटा, वो साँप वहीं पे कहीं बैठा हो, यू नो, यू नेवर नो कि अगर आप फील्ड के अंदर, जैसे आप ये यूईपी की फील्ड थी बदीन के अंदर, मैं वहाँ गया था, तो उन्होंने हमें सेफ्टी शूज़ की जगह हमें ऐसे सेफ्टी शूज़ पहनाए कि जिनकी लेंथ जो थी आपकी मतलब शिन को कवर कर रही थी, पूरी आपकी, यानी 8 इंच वो थे। मैंने उनसे कहा, "भई ये क्या है?" कह रहा जी, यहाँ रेगिस्तान है, यहाँ पे कभी-कभी ऐसा वाक़या भी हो जाता है। तो वो नॉर सेफ्टी शू, नीचे से वो सेफ्टी शू होता है, लेकिन ऊपर जो उसका चमड़ा जो होता है ना, दैट इज़ अबाउट, वो काउबॉय शूज़ आपने देखे होंगे ना, काउबॉय के जिस तरह होते हैं ना, तो यूईपी की फील्ड के ऊपर जो सेफ्टी शूज़ थे, वो काउबॉय शूज़ की तरह थे, कि लंबे ऊपर तक के, ये अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, अभी तक कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना, ये जो सबको मैं जो बातें वो कर रहा हूँ, जो आप सबने ही अपने-अपने इदारों में सीखी होंगी, जो भी ऑफ़िस में काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है। यस सर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, सारी अभी नॉन देखिए, यस ये सर। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कि अगर बंदे के पास तार पड़ा हुआ है और आप जाके उसको आपने कुछ किया, तो आप तो गए ना, साथ में आप भी गए ना। तो पहली चीज़ तो ये कि आप डेंजर को हटाएँगे ना वहाँ से जो है। इंसुलेटर लेके उसके ये देखें, इस बंदे के हाथ में ड्रिल नज़र आ रही है आपको। तो पहला काम तो आप ये करेंगे कि आप उस आदमी से ड्रिल मशीन को दूर करेंगे ना। वो लाइव भी हो सकती है, आपको तो नहीं पता झटका देने के बाद क्या पोज़ीशन है। तो आप उस बंदे की हेल्प करने से पहले जो डेंजर है उसको रिमूव रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर आप रेस्क्यू की तरफ जाएँगे। अगर आप पहले रेस्क्यू की तरफ चले गए, तो अपनी जान को भी आप खतरे में डाल देंगे। ठीक है ना? ये फिर आप उसको रेस्क्यू कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने अगर कोई शख्स ये आप फैसला कैसा करेंगे कि कोई आदमी जो जिसको कि कोई हादसा जिसके साथ हो गया है, वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है? तो उसके 3 तरीके होते हैं। एक बंदे को हिलाया जाता है, यानी उस पार्ट से नहीं कि जहाँ से खून निकल रहा हो या कोई हड्डी टूटी हुई है, उसको पकड़ के आदमी हिलाए कि बता भई तेरा क्या हाल है? क्यों भई, ऐसा-वैसा तो नहीं करेंगे ना हम? फुरकान साहब, नहीं नहीं सर, टूटी ऐसे क्यों हड्डी करेंगे? टूटी हुई हड्डी पे तो हाथ रख के नहीं पूछेंगे ना उससे, तेरा क्या हाल है? नहीं सर, नहीं नहीं बिल्कुल सबसे और पहले कभी तो उसकी पूरी फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे कि इंस्पेक्शन कोई करेंगे। जिस्म की ऐसे हड्डी और कोई स्वेलिंग तो नहीं है, यानी कहीं से कोई ब्रोक तो नहीं हो चुकी है। तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद ऐसे एरियाज को पहले वो लकड़ी की मदद से, या अगर आप प्रॉपर कोई चीज़ है तो फिक्स कर देंगे, जो बैंडेज बांध देंगे ताकि वो मजीद मूव ना हो सके। नहीं, अगर एक कोई शख्स अनकॉन्शियस आपको लग रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है? ये 3 तरीके जो बताए गए हैं ना, कि आप उसको हम्म, कंधों से पकड़ के हिलाते हैं। सर को कभी नहीं हिलाएँगे, कमर को कभी नहीं हिलाएँगे, हाथ को नहीं, शोल्डर जो है ना उसके पकड़ के, आप थोड़ा-सा उसको झटका देते हैं। हेलो, 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 हाउ आर यू? हेलो, ठीक हो तुम? उसके कान में आप थोड़ा-सा चीखेंगे। और सबसे आसान तरीका है, ये कान की जो एयर लोब जिसको हम कहते हैं ना, या लौ कहते हैं, एयर लोब जो कहते हैं, इसको आप पिंच करते हो नाखूनों से। तो ये ज़रा सेंसिटिव एरिया होता है, तो अगर बंदा होश में होता है ना, तो किसी न तरीके से आपको रिस्पॉन्स देता है। आपके हिलाने से, आपके शाउट करने से और कान दबाने से, कान की जो एयर लोब को पिंच करने से, नाखून से अगर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस नहीं है। तो अब आपका प्रोटोकॉल पूरा चेंज हो जाएगा। आपने 3 चीज़ें कर ली, कंधे से हिला लिया, उसके कान में चीख लिया, एयर लोब दबा ली। तो अब आपने एक डिसीजन ले लिया, आपके पास एक कन्क्लूजन आ गया कि मेरा पेशेंट जिसको मैं फर्स्ट एड दे रहा हूँ, ये कॉन्शियस नहीं है। ठीक है ना? अब प्रोटोकॉल बदल जाएगा पूरा। कॉन्शियस के लिए प्रोटोकॉल कुछ और होगा, अनकॉन्शियस के लिए प्रोटोकॉल कुछ और हो जाएगा। अब आपने पहला काम क्या करना है कि आपने जो हमने पहले डीआरएबीसी में क्या बात की हमने? एयरवे, कि सांस की नाली को क्लियर रखें। काउंटर और जी?
डी आर आपने बात कर ली सर, अभी हम ए पे ERABC जो है आ ना, गए। अब हम पहले पे आ गए, ए पे आ गए। डेंजर आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, एयरवे, कि उस शख्स का एयरवे जो सांस की नाली है उसको आपने कैसे क्लियर रखना है। ये देख लीजिए कि अगर आदमी की टंग जो स्लिप होके चली गई ना, तो आपने ये उसका एयरवे ब्लॉक हो गया और वो बंदा तो गया। तो उससे बचाने के लिए सर्टेन पोजीशंस बताई जाती हैं। बच्चों में अलग होती हैं और एडल्ट्स में अलग होती हैं। अभी हम उसकी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बंदा अनकॉन्शियस है, आपको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है ना। विजिबल इंजरी भी आपको कोई नजर नहीं आ रही है, लेट्स अज्यूम कि आपको कहीं से खून बहता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई स्वेलिंग नजर नहीं आ रही है, कोई हड्डी टूटी हुई नजर नहीं आ रही है, तो आप उसको बचाने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए पहले क्या करेंगे, उसका एयरवे आपने क्लियर करना है, ठीक है ना। ये जबान जब ये आपकी जहाँ नॉर्मल होती है अगर नीचे आ जाएगी, तो वो आके एयरवे को ब्लॉक कर देगी और बंदा चला जाएगा। तो अब 3-4 पोजीशन है एयरवे को क्लियर करने के लिए। एक तरीका तो ये होता है जो कि देहाती तरीका होता है कि उसका मुँह खोल के मुँह में उँगली डाल के ज़बान को आगे किया जाता है, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। कि अनकॉन्शियस आदमी ने अगर अपने दाँत बंद कर लिए ना किसी भी वजह से, तो आपका हाथ तो गया उसके साथ, ठीक है? ये है। आप उसका जो सर जो है ना, उसकी थोड़ी को उठाएँगे और सर को थोड़ा पीछे करेंगे। उसके बाद दूसरी पोज़ीशन जो उसकी है, उसको राइट साइड के ऊपर आप टिल्ट करते हैं, ब्रीथिंग को क्लियर करने के लिए। ब्रीथिंग आप उसकी चेक करेंगे, साँस ले रहा, नहीं ले रहा, सीना उसका ऊपर-नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा। आप हाथ लगा के फ़ील करेंगे कि उसकी साँस किस तरीके से आ रही है। आप अगर उसके नॉस्ट्रिल के आगे अपनी उँगलियों की बैक साइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। वैसे तो वेस्ट के अंदर तो और जो है होता है ना किसी भी अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो, तो किसी भी औरत से ना वो माँगते हैं क्या कहलाता है वो फेस पाउडर के ऊपर एक शीशा जो लगा होता है, उसके ऊपर नहीं क्या कोई ख़ास लफ्ज़ है, वैनिटी क्या कहलाता है, कुछ इस तरह होता है वो। वो अगर कोई शख्स साँस ले रहा होता है ना, तो उसके ऊपर एकदम से स्टीम सी आ जाती है थोड़ी-सी शीशे के ऊपर ना, तो आपको पता चल जाता है कि वो बंदा जो है हल्की भी अगर उसकी साँस हो ना, तो उसके अंदर आ जाएगा। चेस्ट का ऊपर-नीचे होना, ठीक है? आप उसकी नाक और कान के नाक और मुँह के पास कान ले जाके सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो मुझे याद आ गया इसके ऊपर नाक और कान के पास ले जाके सुनने की सिकंदर साहब? जी, हाँ सिकंदर सर, साहब। इसी हवाले से मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। जैसे आप हमारी हमारे हमारे हाथ है ना सर, अगर वो अनकॉन्शियस है तो फील करने के लिए हमारे हाथ की जो बैक एरिया है, जैसे बाल है ना जहाँ पर सेंसिटिव एरिया है, वहां से अगर थोड़ा सा भी वो सांस लेगा तो फील होगा हमें। यही मैंने कहा ना हाथ की बैक साइड से उसको चेक करते हैं, नाक के आगे ले जाके ना, ये कहते हैं ना? यस सर, इसी तरह जी हाँ। बिल्कुल, ताकि वो आपके बालों में थोड़ी सी भी एयर अगर वो हवा फील लगेगी करेगा तो आपको तो पता चल आपको जाएगा। महसूस होगा कि ये लाइव है। लेकिन वैसे शीशा जो होता है यस ना, सर, वो यस पता सर। है होता है, उसपे फौरन स्टीम दे देता है। अगर आपके पास शीशा हो ना, तो उससे भी चेक हो सकता है, लेकिन ये तरीका भी बिल्कुल हाथ वाला है। बैक ऑफ द हैंड जो है ना, आपके हाथ में पता चल जाता है आपको, ठीक है? देखिए ना, बिल्कुल सर। आप जब उसके नज़दीक अपने गाल लेके जाते हैं, तो उसकी गरम जो एक्सहेल कर रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो, तो वो आपको महसूस हो जाता है अपने गालों के ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से आप वो मुझे भई मेरी जो बेटियाँ वो नाराज़ ना हो जाएँ, मुझे मोइन अख्तर याद आ गया कि वो अमेरिका गया था, तो उसने एक जाली मुशायरा किया था। तो उसने ये इसके ऊपर एक शेर पढ़ा था। ये जो हम फर्स्ट एड की बातें कर रहे हैं ना चेक करने की, उसने एक शेर पढ़ा था कि अजब एक डॉक्टर है पाकिस्तानी, मरीज़ा को भी वो कहते हैं जानी, वो दिल को ढूँढते हैं आधा घंटा, लगाकर गाल और अपनी पेशानी। तो ये इसमें भी कुछ सूरत-ए-हाल जो होती है ना फर्स्ट एड में यही होती है कि आप उसकी जान बचाने के लिए अपने आप को रिस्क पे डाल रहे होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि वेस्ट के अंदर जो है ना, ये चीज़ अब जो है जब से ये तरह-तरह की हेपेटाइटिस और एचआईवी और अब ये जो बीमारियाँ आई हैं ना, इन चीज़ों ने लोगों के अंदर एक फ़ियर डाल दी है, फ़ियर ऑफ अननोन कि आप जो जिस तरीके से नॉर्मली पहले लोग एक-दूसरे की मदद के लिए आते थे ना, वो अब आने बंद हो गए हैं। नॉर्मल हालात के अंदर जिस तरह हम एक-दूसरे की मदद करते थे, तो वो नहीं है। अ
अब वो ये लोग यही करते हैं कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन निकाला और जो भी इमरजेंसी सर्विस है उसको डायल करके बता दिया कि ये सूरत-ए-हाल है, और खुद जो है लोग उन्होंने इनिशिएटिव लेना पिछले कई सालों में मैं सुन रहा हूँ। मेरा तो अभी कोई ऐसा देखने का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ अब हो रही है। अच्छा, अगर आपने वो 3 चीज़ें चेक करके ना कि शाउट कर लिया, शेक कर लिया, उसके कान को पिंच करके देख लिया और उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपको पता चल गया कि पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है। तो आपने एक डिसीजन ले लिया कि कॉन्शियस के साथ क्या करना है वो आपको अलग पता है, अनकॉन्शियस के साथ आपने क्या करना है। जब कोई शख्स अनकॉन्शियस होगा तो पहले उसको ये एयरवे क्लियर करना है। फर्स्ट एड का मकसद ये होता है कि इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने जो खून रखा है, अभी हम बात कर रहे थे 10 पॉइंट या 11 पॉइंट जो भी एक आध उसकी क्वांटिटी होती है। इसका मकसद ये होता है कि जिस्म के हर हिस्से में ऑक्सीजन लेके जाए और ब्रेन तक भी ऑक्सीजन पहुंचती है। इंसानी ज़हन के लिए बाज़ जगह आपको मिलता है 6 मिनट और 20 सेकंड, बाज़ जगह मिलता है 5 मिनट। बाज़ जो कमज़ोर लोग होते हैं या बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनमें 4 मिनट तक अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले, तो वो ब्रेन डेड हो जाते हैं। ब्रेन का रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, जिसको हम एक वेजिटेशन की इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है, ये मरीज़ जो है। तो फर्स्ट एड का एक मकसद ये होता है कि आप उस आदमी को, अगर किसी के दिल की धड़कन रुक गई है या चेस्ट का ऊपर-नीचे नहीं हो रहा और वो अनकॉन्शियस भी है, तो आपने फर्स्ट एड उसको देने का मकसद ये है कि आप उसको किसी तरीके से आप उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुँचाते रहें। ऐसे काम करते रहें आप कि जिससे उसके ब्रेन अलाइव रहे। अगर ब्रेन अलाइव रहेगा तो उसकी रिवाइवल के चांस हैं, अगर 5 मिनट के अंदर या 6 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर जो भी ड्यूरेशन है, मैं उसमें बहस नहीं करूँगा। हर जगह हर आदमी अलग बताता है, कोई 5 मिनट 20 सेकंड कहता है, कोई 6 मिनट कहता है, कोई 4 मिनट कहता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आप 1 सेकंड भी उसकी अगर आपको महसूस हो रहा है कि सीना उसका ऊपर-नीचे नहीं हो रहा, दिल की धड़कन आपको महसूस नहीं हो रही, हाथ लगाने से आपको लगा कि वो उसकी साँस नहीं आ रही, तो आपने फौरन सीपीआर पे जाना है। अब सीपीआर क्या है? एनीवन? जनाब ए अली, व्हाट इज़ सीपीआर? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जी, सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है ना? ये किस वक़्त करते हैं? क्यों जब भाई? तक सर सांस जब नहीं आ रही जिसकी सांस बहाल करने के लिए ना हार्ट बीट दोबारा वो आप क्या कैसे कहते कन्फर्म हैं होगा कि इस बंदे को नॉर्मल लाने के सीपीआर लिए। की ज़रूरत है? हाउ वुड यू नो कि जिसको सर सीपीआर की चेस्ट ऊपर नीचे नहीं होता है चेस्ट सर। ऊपर-नीचे नहीं हो रहा, आपने हाथ लगा के देख लिया, कोई आपको हवा नहीं आ रही, तो आपने सीपीआर उसका शुरू करना है। अब सीपीआर के अंदर पहला स्टेप क्या बताया जाता है आपको? इसके 7 स्टेप हैं सीपीआर के, ठीक है ना? सर एक तो उसमें ये अभी तो मैं अनकॉन्शियस के ऊपर हूँ, सीपीआर में बाद में जाऊँगा मैं। आपने डीआरएबीसी करना है, रिकवरी पोज़ीशन में लेके जाना है, उसका थॉरो एग्ज़ामिनेशन करना है और अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना है, ठीक है? और फ्रैक्चर है तो उसको प्रोटेक्ट करना है आपको और ट्रांसपोर्ट का अरेंज करना है। ये है जनाब रिकवरी पोज़ीशन जो हमने अभी ज़बान की देखी ना, कि नॉर्मल ज़बान क्या होती है, ज़बान अगर पलट जाए तो क्या होता है? तो एयरवे ब्लॉक करने के लिए। रिकवरी पोज़ीशन को किस तरीके से लेके आते हैं? अब ये पेशेंट है आपके सामने, ठीक है ना? उसको क्या किया है देखें, सीधा हाथ राइट हैंड जो उसका स्ट्रेट कर दिया, लेफ्ट हैंड को ऊपर की पोज़ीशन में लेके गए। उसके बाद उसको राइट साइड के ऊपर आपने हल्का-सा टिल्ट करते हैं उसकी गर्दन को। अब इस पोज़ीशन में आने के बाद ना कुछ भी हो जाएगा, अनकॉन्शियस आदमी इसलिए उसको कुछ फर्दर डैमेज नहीं होगा कि उसका एयरवे आपने ब्लॉक हो गया और वो जिसकी वजह से उसकी सांस रुक जाएगी और वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो ये कहलाती है रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन ऑर्डर्ड की आपने देख ली कि पहले एक हाथ को सीधा करके दूसरा करके आपने उसको सीधे तरफ से लेफ्ट के ऊपर उसकी जो है नहीं जहाँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर किया, उसकी चिन को आप ऊपर करते हैं, सर को पीछे करते हैं। इस पोजीशन में लाने के बाद आपको ये यकीन हो जाता है कि अब इसका जो कुछ भी हो इसके साथ, इस वजह से नहीं मरेगा ये। इसको कोई फर्दर डैमेज नहीं होगा।
और एक चीज तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा जो बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। ये रिकवरी पोजीशन है। लेफ्ट हैंड को आपने फ्री रखना है, राइट हैंड को उसकी ठोड़ी के नीचे आपने दे दिया है हेड को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और दोनों टांगों को आगे पीछे करके आपने ये देखें 90 डिग्री के एंगल के ऊपर उसकी राइट लेग कर दी। लेफ्ट, ये लेफ्ट का पोर्शन जो आपको उसका नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल एक एंगल में होना है, हेड को पीछे करके। अब आपने उसको छोड़ के और अब आप मदद का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों के साथ भी आपने यही करना है, लेकिन जो इन्फेंट अगर होगा वो ये इस तरीके से आप करेंगे। उसका भी देख लेंगे, राइट हैंड जो है की जगह उसके राइट हैंड चीक के नीचे नहीं दे रहे, आप अपनी लेफ्ट एल्बो से उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई, मेरे पास 3 मिनट रह गए, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। इस वक्त हो रहे हैं 8:10। हम 20 मिनट का ब्रेक कर रहे हैं नमाज के लिए। ओके ओके सर। ओके सर। जिन लोगों ने आज पेपर दिया है वो तो मेरे ख्याल से सो रहे होंगे। नहीं सर, कनेक्ट है नहीं आपके नहीं साथ। सर, जाग रहे हैं सर। अच्छा